नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र प्रसाद और आप सभी को वेलकम करता हूं एजुकेशन नॉलेज चैनल में। और आज डिस्कस करने वाले हैं टीचिंग एंड लर्निंग। और टीचिंग एंड लर्निंग का ही सब टॉपिक है। बात करते हैं यहाँ पे क्या, टीचिंग प्रोसेस, शिक्षण प्रक्रिया। तो शिक्षण प्रक्रिया में जितने भी वेरिएबल्स आते हैं, जितने भी चर की बात करते हैं, वो किस प्रकार से उसका फंक्शन होता है, कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं, इन सभी के बारे में वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे क्या कि अगर शिक्षण अधिगम का पूरा टॉपिक जो है आपको एक सीक्वेंस में मिलेगा। देख सकते हैं कि क्लास 13 यहाँ पे दिख रहा है, दैट मीन्स आपका क्लास 1 से लेकर 13 तक एक पूरा सीक्वेंस आपको सारा वीडियो मिलने वाला है। और सारे वीडियो अपलोडेड है, अभी तक आपने देखे हैं तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर हमारे चैनल को विजिट कीजिएगा तो वहाँ से सारा वीडियो आपको बीएड से संबंधित मिल जाएगा। वहीं बात करते हैं क्या, टेलीग्राम ग्रुप की बात करते हैं। ये आप लोग के लिए बनाया गया है कि टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिया जाता है, वीडियो से संबंधित बहुत सारे वहाँ पे एमसीक्यू करते हैं, तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर इसको QR कोड है, इसको स्कैन कीजिएगा तो डायरेक्ट जो है टेलीग्राम ग्रुप आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि अगर टीचिंग प्रोसेस की बात की जाती है तो उसमें कितने सारे वेरिएबल्स आते हैं और सारे वेरिएबल्स किस प्रकार से फंक्शन करते हैं, किस प्रकार से कार्य होता है, इन सभी के बारे में समझेंगे। वीडियो को एक लाइक दीजिएगा और अपने ग्रुप में ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। अगर फर्स्ट विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो शिक्षण प्रक्रिया के चर की बात की जा रही है। टीचिंग प्रोसेस में जो आपके चर होते हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं, उसके जो वेरिएबल्स हैं वो सारे किस प्रकार से काम करते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कहीं भी आप टीचिंग करने के लिए जाते हैं तो उसके वेरिएबल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सारे वेरिएबल्स का फंक्शन किस प्रकार से होता है। तो आज उसी के बारे में काफ़ी डिटेल्स में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से अगर बात करते हैं क्या कि इसका जो मुख्यतः आपको 4 पॉइंट देखने को मिलेगा। पहला क्या आता है आपका योग्यता चर की बात करते हैं, दूसरा क्या होता है संदर्भ चर है ना, अधिगमकर्ता के जो गुण होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट इसी में क्या आता है आपका प्रक्रिया चर, किस प्रकार से अब जितने वेरिएबल्स हैं वो सारे प्रोसेस में आता है, इसके बारे में बात करते हैं। साथ में बात करते हैं क्या चर परिणाम चर। ठीक है, अर्थात ये है कि आपका जो जितने भी प्रोडक्ट वेरिएबल्स है उसका जो रिजल्ट हो किस प्रकार से देखने को मिलता है। तो आप जब टीचिंग प्रोसेस की बात करते हैं, इसका जब वेरिएबल्स की बात करते हैं, मुख्यतः आपको 4 तरह से आपको देखने को मिलेगा। डनकिल के अनुसार बताया गया है और बीडल के अनुसार बताया गया है। तो बीडल और डनकिल ने अपने आधार पे बताए हैं कि शिक्षण और अधिगम की जो प्रक्रिया होती है उसमें जो वेरिएबल्स हैं मुख्यतः आपको 4 तरह का चीज़ देखने को मिलेगा। पहला क्या होता है आपका, तो ये सारे जो चर हैं, सारे जो वेरिएबल्स हैं वो वेरिएबल्स आखिर हैं क्या, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। और इसमें से आप देख सकते हैं कि चारों पॉइंट है, चारों पॉइंट काफ़ी डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज सिर्फ ये डिस्कस करने वाले हैं कि योग्यता चर क्या होता है। ठीक है, अगर योग्यता चर की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें विशेष रूप से देखने को मिलती है उसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। और 3 और 2 और 4 की बात करें तो ये सभी क्या है कि अलग अलग वीडियो बना के देंगे, जिससे क्या होगा कि आप सारे सीक्वेंस में इसको देख पाएंगे। ठीक है, आप वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसी कारण से सिर्फ हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं योग्यता चर के बारे में। अब चर की बात करते हैं, वेरिएबल्स की बात करते हैं, तो वेरिएबल्स आखिर है क्या, ठीक है, इसके बारे में समझिए। तो पहला पॉइंट इसमें क्या होता है आपका योग्यता चर। तो ये बताया गया है कि शिक्षण अधिगम क्रिया में इन चरों में शिक्षक के जो गुण होते हैं वो सारे गुण आपको देखने को मिलेगा। तो चर कौन कौन कहलाएगा, आपका चर कहलाएगा टीचिंग स्किल्स की बात करते हैं, वो भी एक वेरिएबल्स है। आप बात करते हैं इंटेलिजेंसी का, वो भी एक वेरिएबल्स है। आप बात करते हैं मोटिवेशन का, ये भी एक आपका वेरिएबल्स है। आप बात करते हैं पर्सनालिटी का, तो ये भी एक वेरिएबल्स है। आप बात करें ट्रेनिंग रिसिप्ट का, तो ये भी एक वेरिएबल्स है। आप बात करते हैं एक्सपीरियंस का, आप बात करते हैं एज का, आप बात करते हैं जेंडर का, आप बात करते हैं टीचर्स बिलीफ का, आप बात करते हैं एटीट्यूड का, ये सारे क्या है वेरिएबल्स हैं। तो टीचिंग प्रोसेस में जो भी चीज़ आपको देखने को मिलता है वो सारे आपके वेरिएबल्स ही कहलाते हैं। ठीक है, आप जितने भी तरह की आप चीज़ सोच सकते हैं टीचिंग प्रोसेस पे, चाहे उसकी स्किल्स की बात करें, आपकी मोटिवेशन की बात करें, क्लास अरेंजमेंट की बात करें, तो सारा चीज़ क्या है आपका वेरिएबल्स ही कहलाता है, जो आपका टीचिंग प्रोसेस के अंतर्गत देखने को मिलता है। अब यहाँ बात हो रही है क्या कि अगर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की बात हो रही है तो इसमें जितने भी शिक्षक के जो गुण होते हैं उस सभी के बारे में बोल रहे हैं कि टीचर के गुण के अंतर्गत इन सारे वेरिएबल्स आपको होना चाहिए। एक टीचर के अंदर आपको टीचिंग स्किल होना चाहिए कि किस प्रकार से किस चीज़ को बताना है, किस चीज़ को समझाना है। उसकी बुद्धि की बात करते हैं, है ना, टीचर के बुद्धि की बात करते हैं, टीचर किस प्रकार से किस चीज़ को मोटिवेट करता है इसके बारे में बात करते हैं। टीचर का पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं हम लोग, है ना। बात करते हैं कि जो टीचर ट्रेनिंग लिया हुआ है, रिसीव किया हुआ है, उसको किस प्रकार से वो ट्रेनिंग लिया हुआ है, उसको किस प्रकार से सारी चीज़ों को करना चाहिए। उसका अपना एक्सपीरियंस होता है, उस एक्सपीरियंस की बात करते हैं, उसके एज की बात करते हैं, उसके जेंडर की बात करते हैं। तो यह बहुत सारे आपको वेरिएबल्स देखने
देखने को मिलेंगे जो आपको टीचर के गुण के अंदर देखने को मिलता है। तो यह कह सकते हैं कि एक टीचिंग प्रोसेस में जो एक टीचर का क्वालिटी होती है, एक टीचर का जो गुण होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो उन सभी के बारे में एक एक समझने वाले हम लोग। अगर हम बात करते हैं क्या टीचर का गुण क्या क्या होना चाहिए, किसके आधार पर बोल रहे हैं हम लोग, टीचिंग प्रोसेस के आधार पर बोल रहे हैं कि टीचिंग प्रोसेस के अंतर्गत अगर टीचर का गुण की बात करते हैं तो टीचर के गुण में क्या क्या चीज़ शामिल होना चाहिए जब आप शिक्षण करने जाते हैं या शिक्षण के प्रोसेस में आते हैं तब। तो हाँ, पहली बात क्या होता है, कौशल, स्किल, कि जितने भी चीज़ तरह का आप स्किल सीखे हैं, आप जहाँ पर भी आप टीचिंग का जो ट्रेनिंग लिए हुए हैं वहाँ पे जितने तरह के स्किल सीखे हैं, पढ़ाने दौरान जो भी स्किल यूज करना होता है, इस बात क्या होती है, उसकी बुद्धि की बात होती है, उसकी मोटिवेशन की बात होती है, उसकी पर्सनालिटी की बात होती है, किसका, सभी टीचर का ही बात हो रहा है कि टीचर में ये सारे गुण, ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं ट्रेनिंग की, बात करते हैं एज, जेंडर या फिर उसके बिलीफ की बात करते हैं, एक्सपीरियंस की बात करते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है क्या है कि वो टीचिंग प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो ये सभी चीज़ें जो है एक टीचर के अंदर होना चाहिए। टीचर जो है कहीं टीचिंग करेंगे, चाहे क्लासरूम में करें या क्लासरूम से बाहर करें, औपचारिक अनौपचारिक दोनों रूप से कहीं भी अगर शिक्षण कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि उनका जो स्किल्स, उनका जो मोटिवेशन करने का प्रोसेस, उनकी जो बुद्धि, उसकी जो पर्सनैलिटी होती है, उसके जो ट्रेनिंग किया हुआ जो पार्ट होता है, उनका जो अपना एक्सपीरियंस होता है, उनका एज, जेंडर, बिलीफ, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं एक साथ काम देखने को मिले, सारी चीज़ें क्या होती है काम करते। तो जब भी कोई टीचर क्लास में जाता है तो क्लास में जाने के साथ में क्या होता है कि ये सारे फंक्शन जो है वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारे जो स्किल्स की बात की जा रही है, सारे जो क्वालिटी की बात की जा रही है, ये सारे क्वालिटी है एक टीचर के अंतर्गत होना चाहिए। अब सारे क्वालिटी को हम लोग एक एक करके समझने वाले हैं कि ये सारी चीज़ें किस प्रकार से काम आता है या किस प्रकार से सारे काम करते हैं। तो पहला पार्ट आता है क्या, कौशल। एक टीचर के अंदर कौशल का विकास होना चाहिए, इसके बारे में समझते हैं कि ये किस प्रकार से होना चाहिए। पहला पॉइंट क्या है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने एवं उसे व्यवस्थित रूप से प्रदान करने के लिए शिक्षक अनेक प्रकार की क्रियाएं करते हैं, जैसे छात्रों से प्रश्न पूछना, है ना, पाठ की प्रस्तावना देना, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना, उदाहरण द्वारा व्याख्या करना। ठीक है, तो ये सारे क्या है इसकी स्किल्स हैं एक टीचर के अंदर, है ना। अगर आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आते हैं तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीचर का जो गुण है उसमें क्या होना चाहिए कि उसके स्किल को पता होना चाहिए कि जब भी हम क्लास में जाएं तो वहाँ पे किस तरह के स्किल का यूज करें। जैसे कि यहाँ बताया गया है किस प्रकार से छात्रों से प्रश्न पूछना है। मतलब ये है कि आप जब क्लास में हैं तो क्लास में होने के दौरान आप बच्चे से किस तरह के क्वेश्चन को करें जिससे आपका जो ऑब्जेक्टिव है, पढ़ाने का जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो सके। ठीक है, आप किस प्रकार से किसी भी टॉपिक को आप प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसके बारे में बात होती है। किस प्रकार से किसी सहायक सामग्री, मतलब चार्ट पेपर हो गया, मॉडल हो गया, है ना, बहुत सारा आप मॉडल बना के लाते हैं, चार्ट पेपर, पॉइंटर, बहुत सारी चीज़ें होती है ना, वो सब चीज़ों का प्रयोग किस प्रकार से आप कर रहे हैं। साथ में क्या होता है कि आप जो भी चीज़ को बता रहे हैं उसमें जो उदाहरण दे रहे हैं, उसमें जो एग्जाम्पल दे रहे हैं वो किस प्रकार से कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होते हैं कि टीचर के स्किल में बोल सकते हैं, टीचर के गुण में सारी चीज़ें क्या होती है सम्मिलित होती है, जो एक स्किल के रूप में देखने को आपको मिलता है। अगर वहीं बात करते हैं क्या कि इन्हीं क्रियाओं, जो ऊपर जितने भी क्रियाएं पढ़े, ये सारे जो क्रियाएं हैं वो शिक्षण कौशल ही कहलाता है। मतलब क्या है कि जो सारी चीज़ें आप करते हैं, चाहे प्रश्न पूछने की बात करते हैं, चाहे लेसन प्लान बनाने की बात करते हैं, है ना, या फिर किसी चीज़ को प्रेजेंट करने की बात करते हैं, जितने भी आप सहायक सामग्री का इस्तेमाल करते हैं, किसी उदाहरण द्वारा किसी चीज़ को आप व्यक्त करते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है एक स्किल है। आप कह सकते हैं कि सारे जो है आपका शिक्षण कौशल ही कहलाएगा। तो अतः हम ये कह सकते हैं कि छात्रों में वांछित परिवर्तन लाने एवं शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षक जिन क्रियाओं या व्यवहारों को प्रदर्शित करता है वो क्या कहलाता है, आपका शिक्षण कौशल कहलाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि टीचिंग स्किल क्या है। तो टीचिंग स्किल क्या है कि हम किसी भी बच्चे परिवर्तन लाना चाहते हैं, मतलब कि जो आप चाहते हैं कि इसमें बच्चे में इस प्रकार के बिहेवियर में चेंजिंग हो, वो लाना चाहते हैं। साथ ही आपका जो टीचिंग करने का जो ऑब्जेक्टिव है और उसको प्राप्त कर लेते हैं, है ना, देन कह सकते हैं कि सारे प्रक्रिया है, सारे जो व्यवहार है, आप सारी चीज़ें जब देखने को मिलता है तो वो क्या कहलाता है, आपका शिक्षण कौशल कहलाता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमेशा के लिए पूछा जाता है। बहुत जगह आप जब टीचिंग करने के लिए जाते हैं तो कहीं इंटरव्यू में जाते हैं तो एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि टीचिंग स्किल क्या है। एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है जो बहुत सारे स्टूडेंट नहीं बता पाते हैं। टीचिंग स्किल आप इस प्रकार से देख सकते हैं। अब यही बात होती है कि ठीक है, अगर टीचिंग स्किल की बात करते हैं तो मुख्य रूप से क्या क्या चीज़ देखने को मिलता है। तो पहला चीज़ पॉइंट इसमें क्या होता है कि अनुदेशनात्मक
उद्देश्यों को लिखना कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को किस प्रकार से आप पूरा कर सकते हैं। तो उसका पूरा एक ढांचा बनाया जाता है, जिससे कि आप करते हैं लेसन प्लान। तो लेसन प्लान में क्या होता है कि आप जो भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए जाते हैं तो उसका एक पूरा एक प्रोसेस को लिखते हैं, है ना, कि किस प्रकार से सारी चीज़ों को वो करना है क्लास में, तावना देते हैं या फिर किस प्रकार से वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में बात होती है, किस प्रकार से आप वेरिएशन है वहाँ पे करेंगे। तो उद्दीपन कौशल के बारे में बात होती है कि उद्दीपन स्किल क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे कि उद्दीपन का किस प्रकार से आप इस्तेमाल करेंगे क्लास में, उसके बारे में बात होती है। किस प्रकार से वहाँ पे किसी भी एग्ज़ाम को ले रहे हैं या किसी तरह से कोई भी चीज़ों को देखना चाह रहे हैं कि बच्चे कितने समझ में आया, कितने बच्चे को इतना समझ में नहीं आया, है ना, उन सभी चीज़ों के बारे में बात होती है। ये बात करते हैं क्या इन्फोर्समेंट की बात करते हैं, पुनर्बुलन की बात करते हैं, तो वो भी क्या होता है एक स्किल के अंदर देखने को मिलता है। सारे स्किल हैं, जितने भी चीज़ बताया जा रहा है सारे क्या आपका स्किल है, ठीक है। और सारी स्किल के बारे में टीचर को पता होना चाहिए कि ये सारे स्किल किस प्रकार से वहाँ पे यूज करना है क्लास में। तो सारे के बारे में यूज नहीं होता है, लेकिन बात है कि जिस प्रकार से आपको ज़रूरत होता है उसी प्रकार से सारे स्किल को आप यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ नेक्स्ट पॉइंट अब क्या आता है आपका, श्यामपट्ट का प्रयोग किस प्रकार से ब्लैक बोर्ड का वर्क में किस प्रकार से आप ब्लैक बोर्ड का यूज करेंगे, ठीक है, इसके बारे में बात होती है। किस प्रकार से आप किसी भी छात्र के साथ में सहभागिता में वृद्धि ला सकते हैं, मतलब कि टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस होता है तो कभी कभी क्या होता है कि एक तरफा हो जाता है, सिर्फ टीचर बोल रहा है, बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं बच्चे कोई भी टॉपिक को, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, दोनों तरह से रिस्पॉन्स होना चाहिए, छात्र का भी रिस्पॉन्स होना चाहिए और टीचर का भी रिस्पॉन्स होना चाहिए। तो वो किस प्रकार से आप उसको मेंटेन रख पाएंगे इसके बारे में भी टीचर को पहले से पता होना चाहिए, है ना। किसी टॉपिक को किस प्रकार से उसका समापन करना है इसके बारे में पता होना चाहिए। किस प्रकार से किसी प्रश्न पूछा जाता है इसके बारे में पता होना चाहिए। किस प्रकार से आप किसी साइलेंस या फिर बोल सकते हैं नॉन वर्बल जो संकेत है या फिर सिंबल है उसको यूज करके आप क्लास को मैनेज करते हैं। तो ये सारे क्या आपका स्किल ही है ना, ये सारे स्किल है। किस प्रकार से आप स्पष्टीकरण एवं व्यवहार प्रयोग करते हैं, इन सभी के बारे में। किस प्रकार से अभिव्यक्ति की पूर्णता को प्राप्त कर किसी भी टॉपिक पर जब बताते हैं तो वहाँ क्या होता है आपका कम्युनिकेशन करने की जो आवश्यकता होती है। तो जो भी कम्युनिकेशन आप करना चाह रहे हैं किसी टॉपिक पर तो काफ़ी डिटेल से और काफ़ी सिस्टम से होना चाहिए, जिससे बच्चे को आसानी से समझ में आए। तो उसका भी प्रोसेस लिखा जाता है कि वहाँ पे हम क्या बोलें और किस प्रकार से वहाँ पे बच्चे का रिएक्शन आ पाएगा। तो उसका चुनाव भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मुख्य रूप से देख सकते हैं कि शिक्षक के गुण में अगर स्किल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 12 जो है मुख्य रूप से सारा स्किल देखने को मिलता है जो एक टीचर के गुण में होना चाहिए। इस टीचर के गुण में सारा स्किल होना चाहिए, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात करते हैं इसी में बुद्धि की बात की जाती है, ठीक है, इंटेलिजेंसी की बात करते हैं। तो टीचर के गुण में दूसरा पॉइंट क्या है आपका बुद्धि। तो बुद्धि किस प्रकार से काम करता है इसको समझिए कि शिक्षक की जो बुद्धि है और मानसिक स्तर का जो छात्र के अधिगम पर अत्यधिक प्रभाव डालता है। अर्थात ये है कि हम बुद्धि मतलब यहाँ पे बात इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी टॉपिक को आप किस प्रकार से प्रेजेंट कर रहे हैं, किसी टॉपिक को आप किस प्रकार से बच्चे के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके बुद्धि पर ही डिपेंड करता है, आपका इंटेलिजेंसी पर डिपेंड करता है कि किसी भी टॉपिक को उसकी रियल लाइफ से किस प्रकार से कनेक्ट करके उसको समझाना है। तो क्या हुआ यहाँ पे आपका बुद्धि या फिर आपका मानसिक स्तर है जो टीचर का है कि किसी टॉपिक को किस दृष्टिकोण से वो देख रहे हैं और उसको किस प्रकार से रिलेट करेंगे उसके बच्चे के जितने भी लाइफ से रिलेटेड जो भी आपका चीज़ें हैं, है ना। जैसे कि हम पढ़ते हैं क्या इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, तो इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती है, तो टीचर उसको किस प्रकार से समझाता है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो टीचर का जो बुद्धि की बात करते हैं उसके मानसिक स्तर की बात करते हैं तो ये भी क्या होता है कि अधिगम के दौरान छात्रों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक को अपना मानसिक स्तर छात्रों के मानसिक स्तर के अनुरूप लाकर शिक्षण करना चाहिए। अर्थात ये है कि ऐसा नहीं है कि आप जो टॉपिक को पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक पढ़ाने में क्या होना चाहिए उसका लेवल बहुत हाई है और बच्चे उस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ को जज करना होता है कि बच्चे का मेंटल लेवल क्या है, बच्चे उस विषय के बारे में कितना जानता है। बच्चे जितना उस विषय के बारे में जानता है तो वहाँ से ही क्या होना चाहिए उसे और आगे बढ़ना चाहिए। सपोज दैट ये है कि अगर बात मानते हैं कि यहाँ पे क्या बात पढ़ा रहे हैं ट्रायंगल्स, तो ट्रायंगल्स में के जो डिफिनीशन है उसके बारे में बच्चे को पता होगा तभी उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझेगा। तो ये बता गया है कि पहले आप ऐसा कीजिए, क्लास में जब जाते हैं तो क्लास में जाने के बाद सबसे पहले बच्चे का जो लेवल है ना, मेंटल लेवल है, उसको पहले चेक कीजिए कि मेंटल लेवल में कि बच्चे कहाँ से वो सारी चीज़ों को जान रहा है, और जानने के बाद ही वहाँ से रिलेट करके उसमें और भी जो आप नॉलेज है उसमें वृद्धि कर सकते हैं। तो वही बात यहाँ पे बताया गया है।
नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्या कि बुद्धि के अंतर्गत कि इससे शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति अधिक से अधिक हो पाती है। जब आप बुद्धि की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जितना भी आपका जो ऑब्जेक्टिव है ना, एजुकेशनल आपका ऑब्जेक्टिव है, किस प्रकार से आप वहाँ टीचिंग करना है, किस प्रकार से अपने टॉपिक को समझाना है, तो ज़्यादातर आप प्राप्त कर सकते हैं। आपका जो ऑब्जेक्टिव है काफ़ी आसानी से उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। इस बात करते हैं क्या कि जो शिक्षक की बात कर रहे हैं तो शिक्षक का जो बुद्धि लब्धि है ना, IQ लेवल की बात करते हैं, वो छात्रों की जो IQ लेवल है उसके तुलना में काफ़ी ज़्यादा अधिक या भी बोल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालता है। इस पॉइंट बात करते हैं कि छात्रों की क्रियात्मकता बढ़ाने में भी शिक्षक की बुद्धि सहायक होती है। बच्चे से बहुत सारे एक्टिविटी करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या होती है कि आप सब बच्चे से किस प्रकार से एक्टिविटी करवाना है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, जो टीचर है, जो शिक्षक है, उसकी जो बुद्धि है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या, अभिप्रेरणा या फिर मोटिवेशन की बात करते हैं कि शिक्षक का जो गुण है उसमें थर्ड पॉइंट अब क्या है, अभिप्रेरणा आया। तो अभिप्रेरणा को समझते हैं कि किस प्रकार से काम करता है। तो बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों एवं प्रयोगों के आधार पर यह सिद्ध हो चुका है, क्या सिद्ध हो चुका है कि प्रोत्साहन देने से छात्र अधिक सीखते हैं। जब भी हम बच्चे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देते हैं, इससे क्या होता है, बच्चे मोटिवेट होकर कुछ ज़्यादा सीखने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ आपका रिसर्च में फिर बहुत सारे प्रयोग में सारी चीज़ों को देखने को मिला है, जो मनोवैज्ञानिक आधार पे सारी चीज़ें किया गया है। तो इसके आधार पे देखने को मिला है कि जब भी हम मोटिवेशन करते हैं, जब भी कहीं बच्चे को मोटिवेशन देते हैं किसी खास टॉपिक पर, किसी खास चीज़ों को करने के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है कि बच्चे वहाँ से मोटिवेट होकर कुछ ज़्यादा सीखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आइए कि शिक्षण से अधिक महत्वपूर्ण कार्य छात्रों को अधिगम के लिए प्रेरित करना होता है। जब भी हम टीचिंग करने की बात करते हैं तो टीचिंग आपका सक्सेस कब होगा, जब आप बच्चे को मोटिवेट कर पाएंगे। जब बच्चे मोटिवेट हो कि आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार होगा, तभी आपका टीचिंग क्या होगा, बेहतर हो सकेगा। इसलिए क्या होता है कि मोटिवेशन करने की आवश्यकता होती है। तो जब भी हम मोटिवेशन करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है कि आपको टीचिंग से पहले क्या होना चाहिए कि आपको मोटिवेशन करने के लिए आना चाहिए कि किस प्रकार से किसी टॉपिक को समझाने के लिए कि बच्चे सारी चीज़ों को समझने के लिए तैयार हो जाए, पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। इसके लिए सबसे पहले आपको मोटिवेट करना पड़ता है बच्चे को, है ना। एक बोल सकते हैं कि एक अच्छा इन्वायरमेंट तैयार करना होता है, जिससे क्या होता है बच्चे पढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आपका क्या होगा, आपका टीचिंग भी क्या होगा, इफेक्टिव होगा और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। यदि अध्यापक द्वारा छात्रों को उत्प्रेरित किया जाता है तो क्या होता है कि शिक्षण कार्य अधिक सुगम हो जाता है। तो यहाँ पे बात कहा गया कि अगर मान लीजिए कोई टीचर है, अगर वो टीचर अगर किसी छात्र को मोटिवेट करता है तो यहाँ पे क्या होगा कि शिक्षण कार्य में जो है काफ़ी ज़्यादा सुगमता देखने को मिलता है। आसानी से कि वो टीचिंग कर सकता है, वहाँ पे बहुत आसानी से सारी बातों को बता सकता है और बच्चे समझने के लिए तैयार भी रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कि कक्षा में अध्यापक का व्यवहार लोकतांत्रात्मक होना चाहिए। अर्थात कि कक्षा में जो है एक टीचर का जो बिहेवियर्स है हमेशा क्या होना चाहिए, एक डेमोक्रेसी रूप से देखने को मिलता है। सभी को समान अधिकार देना चाहिए, सिर्फ बच्चे को एक नज़र से देखना चाहिए, किसी को बहुत ज़्यादा तेज़ या किसी को समान, किसी को मंद बुद्धि, इस प्रकार से बात नहीं होनी चाहिए। क्लास में सभी को एक रूपता, सभी को एक समान रूप से देखनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आप जब टीचिंग करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपको टीचिंग करने में किस तरह कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उस सिचुएशन में बहुत सारे छात्र जो है वो टीचर को पसंद ही नहीं करेगा। ठीक है, टीचर को बहुत ज़्यादा पसंद ही नहीं करेगा। उसको ऐसा फील होने लगेगा कि टीचर सिर्फ 2 स्टूडेंट को पसंद करता है, हम लोग को पसंद ही नहीं करता है, या फिर बोलते हैं नेगेटिव भावना क्या होता है बच्चे के अंदर आने लगती है कि ऐसे अध्यापक अच्छा शिक्षण भी नहीं कर सकता है। ठीक है, कैसे अध्यापक, जो आप एक निरंकुश रूप से आप किसी चीज़ को करते हैं तो। ठीक है, तो छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखते हुए उन्हें गृह कार्य देना चाहिए, इससे वे अधिगम के लिए प्रेरित होते हैं। तो सबसे पहली बात है कि जितने भी आप होमवर्क देते हैं, तो जो भी आप होमवर्क दे रहे हैं सबसे पहले उसकी जो अपनी एबिलिटी है उसके आधार पे उसको होमवर्क देना चाहिए। ये नहीं कि सभी को एक समान होमवर्क आप दे रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो सीखने का जो तरीका होता है या सीखने का जो प्रोसेस होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा धीमा आपको देखने को मिलेगा, उसमें कमी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें क्या पर्सनालिटी की बात की जाती है। तो अध्यापक शिक्षण अधिगम क्रिया में क्या होते हैं, एक बोल सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है, या फिर बोलते हैं कि मुख्य रूप से देखने को मिलता है। तो अध्यापक की सहायता से बिना अधिगम नहीं हो सकता है।
तो कहने मतलब ये है कि अध्यापक की सहायता के बिना, तो अध्यापक के सहायता के बिना कोई भी अधिगम करने की बात करते हैं, सिखाने की बात करते हैं, तो पॉसिबल नहीं है। अध्यापक यह कह सकते हैं कि स्व अधिगम की नई विधियों की खोज हो चुकी है, या फिर कह सकते हैं खोज की जा चुकी है। जैसे क्या करते हैं हम लोग कि अभिक्रमित अनुदेशन, कंप्यूटर के विभिन्न प्रोग्राम इत्यादि क्या है, ये सभी चीज़ें क्या है कि जो बहुत सारे बच्चे जो है क्या बोलते हैं कि हम खुद से सारी चीज़ों को सीख लेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या होती कि देखने को मिलता है। इसके बावजूद भी क्या होना चाहिए, इसके बावजूद भी क्या होता है कि आपको अध्यापक की आवश्यकता होती ही होती है। तो अध्यापक के व्यक्तित्व का शिक्षण क्रिया पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है कि हम जिस प्रकार से कहीं पर भी कोई चीज़ को करते हैं तो उस बच्चे का जो किसी टीचर का जो पर्सनालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है टीचिंग प्रोसेस में। तो जो छात्र होते हैं क्या होते हैं, अध्यापक के व्यक्तित्व से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसी में कि अतः हम यह कह सकते हैं कि अध्यापक का व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि छात्र उन्हें अपना आदर्श मान सके और अध्यापक को छात्र के साथ शिष्ट और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तो अध्यापक का जो व्यक्तित्व इस प्रकार से होना चाहिए कि छात्र है उसको आदर्श मान सके और छात्र जो है वो एक ऐसे आदर्श के रूप में मान ही सके। और साथ में जो अध्यापक की बात करते हैं तो अध्यापक में एक सहानुभूति पूर्ण जो है व्यवहार होना चाहिए, एक अच्छा व्यवहार होना चाहिए जिससे क्या सके कि बच्चे जो है उसको अपना सके। नेक्स्ट बात करते हैं क्या, छात्रों को उचित भाषा में संबोधित करना चाहिए। मतलब बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जहाँ पे क्या होता है कि टीचर एक अच्छी लैंग्वेज यूज नहीं करते हैं, तो सिचुएशन में क्या होता है कि छात्र क्या होते हैं कि उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ फील होते हैं, या फिर हो सकते हैं कि सही तरीके से उनसे बात करना पसंद नहीं करते हैं। तो वही बात कहा गया, टीचर का जो कर्तव्य होता है, टीचर का एक पर्सनालिटी के अंतर्गत ये चीज़ें होनी चाहिए कि छात्रों को उचित भाषा से संबोधित करना चाहिए और वस्त्र ठीक प्रकार से पहनने होने चाहिए। अध्यापक का स्वर स्पष्ट होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए, आकर्षण होना चाहिए या फिर आकर्षित होना चाहिए। शिक्षण कार्य करते समय आत्मविश्वास होना चाहिए। ये सभी क्या होते हैं कि आपका एक टीचर का जो गुण है वो सभी चीज़ देखने को मिलता है। जैसे बात करते हैं इसी में कि अध्यापक को छात्रों से जितना अधिक प्रेम होगा, अध्यापन कार्य उतना ही अधिक सफल होगा। ठीक है, तो स्वाभाविक से बात है कि जब हम बात करते हैं टीचर, तो टीचर अगर स्टूडेंट के साथ में अच्छा बिहेव करता है, अच्छी प्रकार से वहाँ पर रिस्पॉन्स करता है, तो इससे क्या होगा कि टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो रिलेशन काफ़ी अच्छा अगर हो जाता है तो उससे क्या होता है वो टीचिंग करना काफ़ी आसान या सिंपल हो जाता है। तो अध्यापक द्वारा छात्रों को अपना मान लेने पर सभी प्रकार के भेदभाव, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, है ना, इस प्रकार के जाति का रूप में इस तरह की चीज़ें क्या होती है धीरे धीरे दूर होने लगती है। तो अध्यापक को छात्र के हित में और भलाई के लिए ही कार्य करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि अध्यापक शिक्षण को अपना एक दायित्व मानना चाहिए। ये सभी क्या होना चाहिए शिक्षक के गुण के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। इस बात करते हैं इसी में कि अध्यापक की अभिवृत्ति सकारात्मक होनी चाहिए। मतलब क्या है कि वो जो भी चीज़ करना चाह रहे हैं तो सारी चीज़ों में क्या एक पॉजिटिव वे में देखने को मिलना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपका टीचिंग करने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी सिंपल वे में आप कर पाएंगे। तो सकारात्मक सोच वाले अध्यापक छात्रों की इच्छाओं या फिर उसके गुणों की खोज निकालते हैं और तथा क्या होता है उनके अवगुणों को दूर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो जब सकारात्मक सोच वाले जो जितने भी टीचर होते हैं वो क्या करते हैं कि बच्चे के अंदर जितने भी क्वालिटी है उसके खोज निकालते हैं, उसकी जो अच्छाई है उसके बारे में पता कर लेते हैं और उसके जो बुराई है उन सभी बुराइयों को निकालने के बाद उसको दूर करने की भी कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं इसी में क्या कि अगर हम बात करते हैं पर्सनालिटी का, बात करते हैं व्यक्तित्व का, तो टीचर का जो पर्सनालिटी के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। पहली बात, विचारों को अभिव्यक्त करने की कुशलता होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या कि उसमें किसी भी चीज़ों को करने के लिए एक निश्चितता होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या आता है कि निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि सकारात्मक चिंतन प्रधान होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है इसमें कि प्रगतिशील विचार होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या आता है कि संवेदनशील होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या इसमें आता है कि व्यवस्थित दिखने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए कि छात्रों के प्रति सजग होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि शैक्षिक नवाचारों को अपनाने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि अनुशासन प्रिय होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए कि धैर्यवान होना चाहिए। साथ में क्या है कि छात्रों के मूल्यांकन के लिए तत्पर होना चाहिए और सुसमायोजित होना चाहिए।
तो एक टीचर का पर्सनालिटी के अंदर ये सारा जो गुण होना चाहिए। जैसे कि आप बात यहाँ सिंपल से बात करते हैं कि बच्चे एक टीचर के अंतर्गत किसी भी चीज़ों को अभिव्यक्त करने के लिए, किसी चीज़ों के बारे में बताने के लिए उसमें कुशलता होनी चाहिए पहला। दूसरी बात क्या होना चाहिए कि उसमें निश्चितता होनी चाहिए कि हम इस टॉपिक को किस प्रकार से कैसे समझाना है। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को कर रहे हैं तो आधा अधूरा में ही छोड़ दिए, वो चीज़ नहीं। किसी चीज़ को डिसीजन लेने के लिए भी हमेशा सक्षम होना चाहिए। तो सारे पॉइंट आप एक तरफ से देख सकते हैं कि टीचर के व्यक्तित्व के अंतर्गत आप सारे पॉइंट यहाँ पे आता। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अध्यापक के व्यक्तित्व का अत्यंत प्रभाव पड़ता है। अतः यह कह सकते हैं कि अध्यापक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए जिससे कि छात्र प्रेरित हो सके। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी पॉइंट आपका। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, ट्रेनिंग की बात करते हैं कि शिक्षक के अंतर्गत क्या होना चाहिए, ट्रेनिंग का गुण किस प्रकार से देखने को मिलता है। तो अध्यापक को शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। मतलब ये है कि जो भी टीचर बन गया है उस सभी टीचर को एक ट्रेनिंग होना चाहिए, उसको प्राप्त कर लेना चाहिए। और साथ में क्या होगा, जब वो सारी चीज़ों को प्राप्त कर लेगा तो वहाँ पर शिक्षण कौशल की बात की जाती है, टीचिंग स्किल की बात की जाती है। वो पूर्ण रूप से वो सारी चीज़ों को बेहतर रूप से कर पाएगा। तो सभी का ज्ञान पूरी तरह से टीचर को होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं यहाँ पे कि शिक्षण क्रियाओं में इन कौशलों का सही उपयोग होना चाहिए। जब भी हम टीचिंग प्रोसेस करते हैं तो जितने तरह की स्किल आप सीख रहे हैं तो सारी स्किल को आप सही तरीके से इसका यूज कर सकें, इनकी बात होती है। साथ में बात करते हैं कि अध्यापक द्वारा ऐसे शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए जिससे छात्रों का ध्यान आकर्षित हो तथा वे शीघ्र अधिगम प्राप्त कर सके। तो आप जब किसी भी शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो जो भी शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहे हैं, जिस प्रकार से आप सारी चीज़ों को कर रहे हैं वो इस प्रकार से होना चाहिए कि छात्र का जो आकर्षण केंद्र है वो सारी चीज़ हो सके, जिससे क्या होगा, जो भी चीज़ आप सिखाना चाह रहे हैं बच्चे काफ़ी आसानी से, काफ़ी जल्दी से वो सारी चीज़ों को सीख सके। नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग से छात्र अधिगम में रुचि लेते हैं। अर्थात यह है कि टीचर जो है कभी कभी कुछ ऐसे नए नए मेथड्स जो आते हैं उनसे मेथड का भी प्रयोग करना चाहिए जिससे कि आपका जो टीचिंग प्रोसेस की बात करते हैं, आपका जो शिक्षण है वो आपका सफल हो सके। इसी में आता हम ये कह सकते हैं कि अध्यापक को नवीन तकनीकों एवं दृश्य श्रवण सामग्री मतलब ऑडियो विजुअल एड्स का जो प्रयोग करना आना चाहिए, है ना। और साथ में क्या हुआ कि जो भी चीज़ आप सिखाने की बात करते हैं वो सभी क्या होते हैं, समय दर ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, चेंज होते चले जाते हैं। तो जो भी चीज़ आप सिखा रहे हैं, जो भी चीज़ आप सीख रहे हैं, है ना, तो सभी में क्या होना चाहिए, एक नयापन हमेशा बना हुआ रहना चाहिए। तो अध्यापकों को समय समय पर अपनी जो ज्ञान वृद्धि के लिए सेमिनार अटेंड करना चाहिए, कार्यशाला का में भागीदारी या फिर कार्यशाला अटेंड करना चाहिए। इससे क्या होगा, शिक्षा के क्षेत्र में जो भी चीज़ नया नया आविष्कार हुआ है, नया तकनीक आ रहा है, उन सभी के बारे में टीचर को पहले से जानकारी हो सकेगा। ठीक है, इस बात करते हैं अनुभव या एक्सपीरियंस की बात करते हैं। तो अनुभव के साथ व्यक्ति सीखता है। पहली चीज़ ये जानते हैं कि अनुभव के साथ में व्यक्ति सीखता है। जो भी चीज़ आप सीखते हैं क्या करते हैं, वहाँ पे आप नया नया एक्सपीरियंस करने के बाद नई नई चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट करते चले जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि अध्यापक को भी अपने शिक्षण अनुभवों में सदैव सीखते रहना चाहिए। भावी शिक्षक जो होते हैं, अनुभवी शिक्षक जितने भी होते हैं, वो शिक्षण कार्य को अधिक सुगमता से कर पाते हैं। मतलब ये है कि जो पहले एक्सपीरियंस टीचर होते हैं वो क्या होता है, किसी भी टॉपिक को काफ़ी आसानी से समझा भी सकते हैं और उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू, बहुत सारे टेक्निक को यूज करते हुए स्टूडेंट को काफ़ी ईजी वे में सारे चीज़ों को कर पाते हैं। अगर वहीं बात करते हैं क्या जो उन्नत छात्र होते हैं उनको भी अनुभवी जो टीचर होते हैं, अनुभवी जो अध्यापक होते हैं, वो आसानी से उसे पढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और अनुभवी जो अध्यापकों को भी अपने क्षेत्रों में नई नई जानकारी प्राप्त कर ज्ञानवर्धक करते रहना चाहिए। इससे क्या होगा, नई शिक्षण तकनीकों की जो जानकारी लेकर शिक्षण में एक बोल सकते हैं कुशलतापूर्ण प्रयोग भी कर सकता है। इस बात करते हैं कि आयु, लिंग और विश्वास की बात कर रहे हैं कि अध्यापक की आयु, लिंग का प्रत्यक्ष प्रभाव जो है शिक्षण क्रियाओं पर नहीं पड़ता है। ठीक है, अपितु अप्रत्यक्ष रूप से इसका प्रभाव जो है आपको देखने को मिलता है। तो शिक्षण के लिए अध्यापक को एक आयु सीमा होनी चाहिए, है ना। जितना भी शिक्षक की बात, जितना भी टीचिंग की बात करते हैं तो टीचिंग के लिए जो जितने भी अध्यापक है उसका भी एक आयु सीमा होनी चाहिए। और शिक्षण के लिए महिला या पुरुष शिक्षक समान रूप से प्रभावी होते हैं। तो दोनों ही अपनी अलग अलग विशेषताएं देखने को मिलती है। दोनों में क्या अपनी अलग अलग विशेषताएं देखने को मिलती है।
नेक्स्ट बात करते हैं इसी में, तो हम ये कह सकते हैं कि शिक्षण को छात्रों के ऊपर विश्वास होना चाहिए। जितने भी शिक्षक हैं सभी शिक्षक को छात्रों के ऊपर विश्वास होना चाहिए और छात्रों के प्रति शिक्षक को पूर्ण धारणा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक पूर्ण धारणा नहीं होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि शिक्षक को अपने ऊपर भी पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि हम जो चीज़ बता रहे हैं वो सारा चीज़ क्या है, सही है। इस प्रकार से आप समझें कि टीचिंग क्या होता है, टीचिंग में जितने वेरिएबल्स हैं वो सारे किस प्रकार से काम करते हैं। तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से सब्सक्राइब कीजिए।